Superposition of two waves of same frequency traveling in same direction। अब यहां पर जो सुपरपोजिशन की टर्म यूज हो रही है, तो इस सुपरपोजिशन का मतलब होता है वेक्टर सम। कंबाइन इफेक्ट देखना आपने दो चीजों को ज्वाइन करके, और जिन दो वेव्स को आपने सुपरपोज करना है, both of the waves must be having same frequency and both waves must travel in same direction। सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन में दो वेव्स जा रही हो, तो दोनों अगर आपस में ज्वाइन होंगी तो सुपर इंटरफेरेंस होगी सुपरपोजिशन से। और सुपरपोजिशन बेसिकली वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो कर रही होती है। यानी वेक्टर्स जिस तरह से अगर आपस में एक दूसरे के साथ इन फेज होते थे, उनमें एंगल 0 डिग्री होता था, तो वेक्टर्स सिंपली ऐड हो जाते हैं। 180 डिग्री को हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज, उस पे वेक्टर एक दूसरे में से एब्सोल्युटली सबट्रैक्ट होते हैं। उसी तरह इंटरफेरेंस काम कर रही होती है, और इंटरफेरेंस के लिए कुछ प्राइमरी कंडीशंस हैं। उन कंडीशन में हम कहते हैं कि जो हमारे पास लाइट का प्राइमरी सोर्स है, एक दिस सोर्स शुड मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक and this primary source must be a single source, and then that single source is splitted into two secondary sources। तो हमने इस सिंगल सोर्स से दो सेकेंडरी सोर्सेज में इसको स्प्लिट कर देना है। So you have to split a single source into two secondary sources। अब इस तरह से हम दो सोर्सेज अलग अलग भी ले सकते, क्योंकि दो सोर्सेज अगर आप अलग अलग लेंगे तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कोहेरेंट नहीं होते। तो इसलिए we choose to prefer a single source, then that single source is splitted into two secondary sources। अब अगर आप एक सोर्स को स्प्लिट करके सेकेंडरी बना रहे हैं, तो फिर वो जो दो सोर्सेज बन रहे हैं, both of the sources are said to be coherent sources। और ये कोहेरेंस जो है, ये इंटरफेरेंस के लिए एक बेसिक और प्राइमरी कंडीशन है। अगर दो सोर्सेज आपस में एक दूसरे के साथ नॉन कोहेरेंट है, तो उनकी इंटरफेरेंस कभी भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि जो कार होती है, उस कार की हेडलाइट्स को जब आप ऑन करके उसके सामने स्क्रीन रखते हैं, तो उसका इंटरफेरेंस पैटर्न क्या बनेगा। अब देखिए, कार के अंदर भी दो हेडलाइट्स हैं, लेकिन वो दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। अगर दो सोर्सेज इंडिपेंडेंट होंगे, वो कोहेरेंट नहीं होते। अब कोहेरेंस का मतलब क्या है? कोहेरेंस का मतलब ये है कि दो ऐसे सोर्सेज जिन सोर्सेज में फेज डिफरेंस अगर 0 है तो 0 रहे, और अगर कांस्टेंट है तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहे। तो कोहेरेंट सोर्सेज को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, दो सोर्सेज whose phase difference at one point is 0, तो वो थ्रू आउट उन दोनों वेव्स का 0 रहना चाहिए। और अगर दो सोर्सेज का, दो कोहेरेंट सोर्सेज का एक जगह के ऊपर फेज डिफरेंस आ रहा है, सपोज करें π/3 60 डिग्री आ रहा है, तो थ्रू आउट वो 60 डिग्री ही मेंटेन रहेगा दोनों सोर्सेज का। तो कोहेरेंस अब अटेन होती है जब हमारे पास प्राइमरी सोर्स एक सिंगल सोर्स होता है। If you are having two independent
इंडिपेंडेंट सोर्सेस तो उससे कभी भी इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं होती। तो हमने आज डिस्कस करना है ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस को। इंटरफेरेंस इज बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। कंडीशंस हैं प्राइमरी सोर्सेस मोनोक्रोमैटिक होने चाहिए और ये प्राइमरी सोर्सेस सिंगल सोर्स होना चाहिए। और इस प्राइमरी सोर्स को सिंगल है, इसको आपने स्प्लिट करके दो सेकेंडरी सोर्सेस बनाने हैं। जब आप एक सोर्स को स्प्लिट करके दो सेकेंडरी बनाते हैं, then those sources are said to be coherent. Coherent sources are those sources whose frequency is zero or constant. If it is zero at one point, it will be zero throughout across the waves. If it is constant at one point, it will remain constant throughout across the waves. अब यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखें तो दो चीजें हैं। एक तो हमने कहा कि सोर्स मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए, दूसरा हमने कहा सोर्स सिंगल होना चाहिए। मोनोक्रोमेसी जो है ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि इंटरफेरेंस जो है वो व्हाइट लाइट से भी हो सकती है। और कल हमने पढ़ा था व्हाइट लाइट इज सेड टू बी पॉलीक्रोमैटिक। तो व्हाइट लाइट भी इंटरफेरेंस शो करती है। उसकी कॉमन एग्जांपल है कि जो सोप बबल होता है या रोड के ऊपर जो ऑयल गिरा होता है, जैसी बारिश होती है तो वो ऑयल की एक थिन लेयर आ जाती है वाटर की अपर सरफेस पे और उसके अंदर वो कलर्ड पैटर्न नजर आ रहा होता है। कलर पैटर्न किस वजह से होता है? वो इंटरफेरेंस की वजह से होता है। अब इंटरफेरेंस वहां पे किस चीज की हो रही है? व्हाइट लाइट की हो रही है। तो इसलिए मोनोक्रोमैटिक होना जरूरी कंडीशन नहीं है। सिंगल सोर्स को स्प्लिट करके दो बनाना ताकि वो कोहेरेंट रहे, ये 100% रिक्वायरमेंट है। अगर मोनोक्रोमैटिक होना रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम क्यों लिख रहे हैं कि लाइट शुड मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक? इसलिए लिख रहे हैं ताकि अगर आप एक सिंगल ग्रीन कलर की लाइट यूज कर रहे हैं तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो इंटरफेरेंस हो रही है उसमें आपको ग्रीन कलर नजर आएगा, जहां पे वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी, और आपको ब्लैक स्पॉट नजर आएगा, वहां पर लाइट प्रेजेंट नहीं होगी जहां पे इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव है। तो आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने कहा है कि लाइट शुड मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। क्योंकि अगर हम स्टार्ट ही व्हाइट लाइट से कर लेते तो व्हाइट लाइट के अंदर आके सारे के सारी कलर्ड फ्रिंजेस हो जाती है। जब वो फ्रिंजेस कलर्ड होगी तो हम उसमें इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव को तो एक्सप्लेन कर लेंगे, तो हम वहां पे डिस्ट्रक्टिव को इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि प्राइमरी सोर्स शुड मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक टू डिस्टिंग्विश कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आपने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डिटेल्स को नहीं डिस्कस करना, आपने जस्ट स्क्रीन के ऊपर सारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखनी है, तो हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं। ठीक है, तो मोनोक्रोमैटिक होना लाजमी नहीं है। व्हाइट लाइट भी इंटरफेरेंस करती है, व्हाइट लाइट की इंटरफेरेंस में बनती है कलर फ्रिंजेस। मोनोक्रोमैटिक के अंदर हमारे पास ब्राइट और डार्क होती है। ब्राइट फ्रिंज जहां पे बन रही होगी दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क जहां पे बन रही होगी इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो लाइट ने इंटरफेरेंस करनी है, दिस इंटरफेरेंस डिपेंड्स ऑन पाथ डिफरेंस। और कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज है whose पाथ डिफरेंस इज जीरो और कांस्टेंट। अगर एक पॉइंट पे जीरो है तो थ्रू आउट जीरो होगा, और अगर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है तो थ्रू आउट कांस्टेंट होगा। अब इस पाथ डिफरेंस ने डिसाइड करना है, दिस पाथ डिफरेंस डिसाइड्स इंटरफेरेंस टू बी कंस्ट्रक्टिव or to be destructive. So interference basically depends on path difference, and path difference will decide whether interference is said to be constructive or destructive. अब constructive interference क्या होती है और destructive interference क्या होती है, हम नेक्स्ट फेज में इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। और उसके लिए हम बेसिक्स पे जाते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में भी इंटरफेरेंस थी, चैप्टर नंबर 9 में भी इंटरफेरेंस है। चैप्टर 8 में जो इंटरफेरेंस है इट इज इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, और 9 में इंटरफेरेंस जो है इट इज इंटरफेरेंस ऑफ
लाइट। अब क्योंकि 8 में इसकी बेसिक टाइप्स और बाकी सारी पैरामीटर्स हमने पढ़े होते हैं, तो 9 में हम इस टॉपिक पे कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते थे, हम डायरेक्टली इसको रिकॉल करने के बाद यंग्स एक्सपेरिमेंट को पढ़ाते हैं। लेकिन अभी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 8 के अंदर इंटरफेरेंस को उसने एक्सक्लूड कर दिया है। चैप्टर नंबर 9 में इंटरफेरेंस है, तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस होगी इसमें हम डिटेल में पहले इंटरफेरेंस की कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन को डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम जाके इसको अप्लाई करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो अभी नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है इसमें हमने डिस्कस करना है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। तो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस दो होती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द सेकंड वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होती है जब किसी एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट को मीट कर रहा हो, और इसी तरह ट्रफ मीट कर रहा हो ट्रफ को, तो वेव कंस्ट्रक्ट होती है। अगर क्रस्ट क्रस्ट मीट कर रहे हो तो उनका इसका मतलब ये होगा कि दोनों वेव में फेज डिफरेंस जो है वो 0 आ रहा है, और अगर 0 आएगा तो क्रस्ट और क्रस्ट एड अप होंगे, तो जो इंटरफेरेंस में हमारे पास रिजल्टेंट वेव आ रही होती है उसका एम्पलीट्यूड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होती है जब किसी एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट को मीट कर रहा हो। तो अगर बेसिक लेवल से स्टार्ट करना हो तो हम कहते हैं व्हेनेवर ए क्रस्ट मीट्स क्रस्ट इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेव ये है और दूसरी आइडेंटिकल वेव हमारे पास ये है। अगर ये दोनों वेव्स एड अप हो जाए तो जो रिजल्टेंट वेव बन रही होगी इट विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इंटरफेरेंस इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव। और अगर हमारे पास एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से मिल रहा हो, अब सपोज कर लें कि इसका एम्पलीट्यूड +5 है और ये -3 है, तो इस केस में अगर हम इनको एड अप करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरह आएगा। और अगर ये +5 होता और ये -5 होता तो वेव हमारे पास एग्जैक्टली यहाँ पे डेड हो जाती, वेव का एम्पलीट्यूड 0 आ जाता। तो हमारे पास ये एग्जांपल है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। सेकंड वन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को नॉर्मली 9th-10th लेवल पे हम स्टूडेंट्स को ये पढ़ा रहे होते हैं कि जब भी एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट से मिलेगा तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी, क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। इस चीज को अगर हम न्यूमेरिकली मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम ये कहते हैं व्हेनेवर पाथ डिफरेंस को जनरली हम डेल्टा x से डिनोट करते हैं। व्हेनेवर पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा इंटरफेरेंस इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव। अब n जो है इट इज एन इंटीजर, इस इंटीजर की वैल्यू 0 +-1 2 3 एंड सो ऑन होगी। तो हमारे पास जब भी पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो उसका मतलब होगा कि एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है। तो इसी चीज को अगर हम इन टर्म्स ऑफ पाथ लेंथ जो है ये लैम्डा की फॉर्म में होती है, और अगर इस चीज को हम इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस देखें तो फेज डिफरेंस होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक लैम्डा के अंदर फेज होता है 2π। So whenever path difference is integral multiple of lambda, interference is constructive। इस चीज को alternatively हम कहते हैं phase difference is integral multiple of 2π, interference is said to be constructive।
अब जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव आ रही है, इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम और इस रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी और उसमें जो हमारे पास लाइट का स्पॉट बन रहा होता है, इट इज कॉल्ड ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज का दूसरा नाम है मैक्सिमा और इस मैक्सिमा की इंटेंसिटी अगर आपने कैलकुलेट करनी हो, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा, तो ये जो दो वेव्स आपस में इंटरफेरेंस कर रही हैं, उन दोनों के एम्पलीट्यूड्स को सम करें और उसका स्क्वायर ले लें, तो इट बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ दैट ब्राइट फ्रिंज। तो हमारे पास यहां पर A1 और A2 क्या है? तो A1 और A2 हैं एम्पलीट्यूड्स ऑफ सुपरपोजिंग वेव्स। जो दो वेव्स आपस में एक दूसरे के साथ सुपरपोज कर रही हैं, उन वेव्स का एम्पलीट्यूड होगा A1 और A2। दोनों को सम करें और उसका स्क्वायर ले लें, मैक्सिमा की इंटेंसिटी आ जाए। अब इसी तरह हमने डिस्कस करना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। तो उस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट शुड मीट ए ट्रफ, और क्रस्ट और ट्रफ बिल्कुल एक बेसिक लेवल की डिस्कशन है। एफएससी में या एनडीएस में क्रस्ट और ट्रफ की बजाय मैथमेटिकली क्वेश्चंस आए होते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की प्राइमरी कंडीशन बताएं क्या होगी। तो उसके लिए हम कहते हैं कि क्रस्ट और ट्रफ के मिलने को मैथमेटिकली शो करना है, तो यू शुड बी सेइंग दैट दिस पाथ डिफरेंस शुड नाउ बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। यानी एक वेव का क्रस्ट है तो दूसरी वेव का ट्रफ हो, तो उनके अंदर पाथ का डिफरेंस हाफ ऑफ वेवलेंथ के इक्वल होता है। किस तरह से हाफ लैम्डा होता है? ये सपोज करें हमारे पास एक वेव है और दूसरी वेव ये है। अब अगर आप इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट देखें और उन स्टार्टिंग पॉइंट में अगर आप गैप को इवैल्यूएट करें, तो एक वेव 0 से स्टार्ट हो रही है और दूसरी वेव उससे कुछ डिस्टेंस के बाद स्टार्ट हो रही है, तो उस डिस्टेंस का गैप जो आएगा उसे हम इन टर्म्स ऑफ पाथ लेंथ शो कर रहे होते हैं। तो हमारे पास इस पॉइंट में और इस पॉइंट के अंदर ये जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज सेड टू बी पाथ डिफरेंस। और इस पाथ डिफरेंस में एक वेव का कंप्लीट क्रस्ट इन्वॉल्व है और क्रस्ट के अंदर जो पाथ लेंथ कैप्चर्ड होती है वो लैम्डा बाय 2 होती है। तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में जब लैम्डा बाय 2 का गैप आ जाएगा, तो एक वेव का ट्रफ होगा, दूसरी वेव का क्रस्ट होगा। ये दोनों जब मिलेंगे तो ये दोनों डेफिनेटली एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बिकॉज इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव है और इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है। तो हमारे पास पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। इस ऑड नंबर को मैथमेटिकली हम कहते हैं पाथ डिफरेंस शुड बी 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। अब 2n प्लस 1 क्या है? इट इज जस्ट एन ऑड नंबर। n की जगह पे आप अगर इंटीजर्स पुट करते जाएंगे तो ब्रैकेट का आंसर हमारे पास ऑड नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल n की जगह अगर आप 0 लगा दें तो ब्रैकेट विल गिव यू 1। अगर n की जगह 1 पुट कर दें तो इसका आंसर
आएगा 3, इसी तरह n की जगह 2 पुट करेंगे तो इट विल बिकम 5। तो ब्रैकेट जो है ये ऑड नंबर को शो कर रही है, और जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होंगे यानी 1 लैम्डा बाय 3 होगा, या अगर ये वेव यहां से स्टार्ट हो रही होती तो हाफ हाफ और हाफ में 3 लैम्डा बाय 2 आ जाता। तो जब भी पाथ डिफरेंस हाफ वेवलेंथ के ऑड मल्टीपल्स की फॉर्म में होगा, एक वेव का क्रस्ट आ रहा होगा और सेकंड वेव का ड्रॉप आ रहा होगा, तो हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 बन गया। अगर आप इस 2 को इन दोनों नंबर्स के साथ अलग अलग डिवाइड कर दें तो इट विल बिकम n प्लस 1/2 ऑफ लैम्डा। अब ये दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम है, एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन इस चीज को हम इस तरह से पढ़ते हैं कि इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। n की जगह इंटीजर्स पुट करते जाएं और इस ब्रैकेट का आंसर अब 1/2, 3/2, 5/2 एंड 7/2 की फॉर्म में डेवलप होता जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है, और ये ब्रैकेट है ऑड हाफ मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी यहाँ पे मैं 1 लैम्डा बाय 2 कह रहा हूँ और यहाँ पे 1/2 ऑफ लैम्डा है, मतलब दोनों का सेम होगा। इसी तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं फेज डिफरेंस के साथ। फेज डिफरेंस होगा ऑड मल्टीपल ऑफ, अब ऑड मैंने नंबर वैसे का वैसे उतार लिया, लैम्डा बाय 2 विल बी हैविंग ए फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। रेडियंस में अगर करते हैं तो इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ 5। और अगर आप इस नंबर को कॉपी कर लें, ऑड हाफ मल्टीपल, लैम्डा कंप्लीट वेव है और कंप्लीट वेव में 2 पाई होगा। अब ये जितनी भी डिस्कशन है, इस डिस्कशन को अगर आपने किसी लेमैन को समझाना हो तो हम जस्ट ये कहते हैं क्रस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं वेव्स के, और क्रस्ट और ट्रफ के मिलने को मैथमेटिकली पाथ डिफरेंस की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, फेज डिफरेंस की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आ रही है, उस रिजल्टेंट वेव का क्या होगा? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा कि उसका एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम हो गया, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो गई। यहां पे हम कहेंगे कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सिमिलरली जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसकी इंटेंसिटी भी या मिनिमम होगी या वो जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन ये है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट वेव मिनिमम कब होती है और बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके जीरो कब हो जाती है? तो मैंने कहा कि अगर ये वाली चीज हो -5 और ये हो +5, दोनों को ऐड कर दें, यू विल गेट जीरो। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जीरो तब होती है इफ A1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू A2, और यहां हमने लिखा हुआ है कि A1 और A2 थे एम्पलीट्यूड्स ऑफ इंटरफेरिंग वेव्स। So whenever the amplitudes of interfering wave are exactly same, intensity as well as amplitude of destructive interference will be zero, and destructive interference will show minimum amplitude or minimum intensity if A1 is approximately equal to A2, यानी एक हो 5 और दूसरा हो जाए 4.9। 5 और 4.9 में जो एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है वो 0.1 है, 5 और 5 में जो डिफरेंस है वो 0 है। तो जब दो इक्वल एम्पलीट्यूड्स की वेव डिस्ट्रक्टिवली मीट करती हैं तो रिजल्टेंट 0 हो जाता है, और जब दो नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड की वेव्स एक दूसरे को सुपरपोज करती हैं तो हमारे पास एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल में मिनिमम है, एग्जैक्टली इक्वल में 0 है। और हमारे पास यहाँ पे डार्क के केस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, वी विल बी गेटिंग ए, वहां ब्राइट फ्रेंज थी
यहां के ऊपर आ जाएगी डार्क फ्रिंज, उसे हम बोलते हैं मैक्सिमा। डिस्ट्रक्टिव में जो फ्रिंज बन रही होती है, फ्रिंज इज बेसिकली स्पॉट ऑफ लाइट। डार्क फ्रिंज का मतलब है देयर इज नो लाइट। अगर वो जीरो है तो एब्सोल्युटली नहीं होगी, और अगर मिनिमम है तो वहां पे बड़ी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लाइट इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव के केस में डार्क फ्रिंज इज ऑल्सो नेम्ड एज मिनिमा, और इस मिनिमा की इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करनी है, इट विल बी A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। तो अगर पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आ जाएं इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है, इफ रेशो ऑफ amplitudes of two interfering waves is 5:4, find out ratio of intensity of minima to maxima of इंटरफेरेंस। वैल्यूज मैंने थोड़ी चेंज कर दी हैं, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। जो दो वेव्स आपस में इंटरफेरेंस कर रही हैं, उन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स की रेशो गिवन है 5:4, और आपने इस क्वेश्चन में मेजर करनी है रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा टू मैक्सिमा। इसको सॉल्व करें, फॉर्मूलाज अभी पढ़ाए हैं दोनों के, दोनों की इंटेंसिटीज निकालें, उनको डिवाइड कर दें, यू विल गेट टू नाउ द रेशो ऑफ इंटेंसिटीज।